हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणुकक्षक सिद्धांत स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूनिट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री। अणुकक्षक सिद्धांत में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में तो देखो, हमें पढ़ना है अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत क्या होता है? अणुकक्षक सिद्धांत सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये अणुकक्षक सिद्धांत दिया किसने। तो यह अणुकक्षक सिद्धांत हुंड व मुलिकन हुंड व मुलिकन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दो वैज्ञानिक थे, हुंड व मुलिकन, उनके द्वारा प्रस्तुत किया था। यह अगर इसकी अवधारणा देखें तो यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये चाहे परमाणु के हों या अणु के। क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन्स चाहे परमाणु के हों या अणु के हों, उनका व्यवहार बिल्कुल कैसा रहता है? समान रहता है, आइडेंटिकल रहता है। परमाणु के लिए भी और अणु के लिए भी एक ऋणावेश के रूप में ही कार्य करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का व्यवहार परमाणु व अणु दोनों के लिए समान होता है। अंतर किस बात का होता है, अब वो जानना है। अंतर इस बात का होता है कि परमाणु, और यहां लिख लेती हूं मैं, अणु और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स का व्यवहार क्या समान होता है? व्यवहार तो बिल्कुल समान होता है। तो अंतर किस बात का होता है वो देखते हैं। अंतर इस बात का होता है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स केवल नाभिक से संबद्ध होते हैं। नाभिक से संबद्ध किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, परमाणु के लिए भी और अणु के लिए भी। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से संबद्ध होते हैं। एक नाभिक से नाभिक से तो अणु में भी होते हैं, लेकिन परमाणु में केवल एक नाभिक से संबद्ध होते हैं, क्योंकि परमाणु केवल एक होता है। एक नाभिक होगा, एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स केवल एक नाभिक से संबद्ध होगा, क्योंकि परमाणु में एक ही नाभिक उपस्थित होता है। लेकिन अणु की बात करें तो अणु में क्या होता है? अणु में कम से कम दो परमाणु तो होंगे, तो दो परमाणुओं में दो नाभिक होंगे। तो अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स एक से अधिक नाभिकों से संबद्ध होते हैं। कारण क्या है? जानते हो जनरली क्या? क्योंकि परमाणु में केवल एक नाभिक होता है, एक नाभिक से इलेक्ट्रॉन संबद्ध रहते हैं। जबकि अणु में कितने कम से कम दो परमाणु तो होंगे, कम से कम दो परमाणु होंगे। तो दो परमाणुओं के दो नाभिक, और जब दो नाभिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा नाभिकों से, कम से कम हम बोल सकते हैं दो, तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा नाभिकों से संबद्ध होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार की बात करें तो परमाणु और अणु दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स का व्यवहार क्या होता है? समान। तो आपको याद रखना है, सबसे पहली बात यह हुंडवा मुलिकन ने दिया था। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स का व्यवहार चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, इलेक्ट्रॉन्स का व्यवहार कैसा होता है? समान होता है। अंतर किस बात का होता है? अंतर इस बात का होता है कि इलेक्ट्रॉन्स परमाणु में तो एक ही नाभिक से जुड़े होते हैं, जबकि अणु में एक से अधिक नाभिकों से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया कि परमाणु में नाभिक एक, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स एक नाभिक से, अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स एक से अधिक नाभिकों के द्वारा आकर्षित होते हैं, जिसके फलस्वरूप
जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो अणु होते हैं, एक तरफ मैंने लिखा अणु और एक तरफ मैंने लिखा परमाणु। अणु व परमाणु में क्या होता है, इसमें नाभिक, अगर नाभिक की बात करें तो इसमें कैसे होते हैं, एक से अधिक, और इसमें कितने होते हैं, एक। जब इसमें एक नाभिक है, जब इसमें एक नाभिक है, उसमें एक से अधिक नाभिक हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक से अधिक नाभिकों द्वारा क्या रहेंगे, आकर्षित रहेंगे। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आकर्षित रहेंगे। तो आप ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने वाले एक से अधिक नाभिक हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने वाला केवल एक नाभिक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से कौन बांधेंगे, अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, थोड़े मजबूती से बने होंगे। मजबूती से बने होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा मतलब गति, अणु अपने कक्षकों में गति करेंगे तो, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। आकर्षण बल में ज्यादा रहेंगे और आकर्षण बल में ज्यादा रहने के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आपको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा इसमें ज्यादा और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब स्थितिज ऊर्जा ज्यादा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम, कम रही हो जाएगी। जबकि इसमें क्या होगा, इसका विपरीत, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, जब इसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो इसी के कारण गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी स्थिति से विचलित होने में मदद करेगी। तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब है कि अणु अपनी कक्षकों में गति तो कर रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से परमाणुओं की तुलना में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिसके कारण इसका स्थायित्व क्या होता है, मोर देन एटम्स, और इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, स्थायी कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अणु इज मोर स्टेबल देन परमाणु। अणु परमाणु से क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं। कारण क्या है, एक से अधिक नाभिकों से, एक से अधिक नाभिकों से इलेक्ट्रॉन के जुड़े रहने के कारण। इसके अलावा अब एक टर्म है, एक न्यू टर्म है, सी में टर्म है एक केंद्र की, और दूसरी टर्म है बहु केंद्र की। बहु केंद्र की, तो आप अगर हमें परमाणु और अणुओं में से एक को एक केंद्र की और बहु केंद्र की नाम देना हो तो किसको क्या क्या दे सकते हैं। देखो, अगर हम कहें तो एक केंद्र की परमाणु हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें नाभिक केवल एक होता है। जबकि अणु क्या हो सकता है, बहु केंद्र की हो सकता है। इसीलिए कारण क्या है, क्योंकि उसमें एक से अधिक नाभिक होते हैं। नाभिक बिल्कुल सेंटर में ही तो होते हैं। तो परमाणु का नाभिक सेंटर में होता है, केंद्र के रूप में होता है। इसीलिए बोलेंगे कि परमाणु तो एक केंद्र की होता है, जबकि अणु में एक से अधिक नाभिक होने के कारण अणु क्या हो जाता है, बहु केंद्र की हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अणु में इलेक्ट्रॉन्स, रिपीट करती हूँ मैं, अणुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, अणु व परमाणु दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का व्यवहार तो समान होता है। अंतर इस बात का होता है कि परमाणु में एक नाभिक होता है, जबकि अणुओं में एक से अधिक नाभिक होता है। परमाणु में एक नाभिक होता है और अणु में एक से अधिक नाभिक, कम से कम दो माने तो उसमें एक नाभिक से ही इलेक्ट्रॉन जुड़े रहेंगे, जबकि इसमें एक से अधिक नाभिकों से इलेक्ट्रॉन जुड़े रहेंगे। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को एक से अधिक नाभिक जोड़े रखेंगे अपने से, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान, मतलब स्थित एक जगह पर स्थित रहने का मान तो ज्यादा होगा, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, जबकि गतिज ऊर्जा के मान में कमी होगी, जिससे स्थायित्व तो बढ़ेगा। जबकि इसका विपरीत केस में होता है, परमाणु में होता है। इसके अलावा इसका मतलब है कि अणु का स्थायित्व ज्यादा होता है परमाणु की तुलना में। अगर हम एक केंद्र की और बहु केंद्र की में इनको डिफ्रेंशिएट करें तो परमाणु एक केंद्र की होता है, क्योंकि उसमें एक ही नाभिक उपस्थित होता है, जबकि अणु बहु केंद्र की होता है, उसमें कम से कम दो, एक से अधिक नाभिक उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसके बाद विभिन्न परमाणु कक्षक, एक मिनट, आपको एक बात
और एक स्टेटमेंट और याद रखना है, स्टेटमेंट ये है कि जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, उतने ही आणविक कक्षक होते हैं। कैसे? अगर मैं आपको फर्स्ट ईयर के एमओटी को दोबारा से रिपीट करवाऊं और फर्स्ट ईयर और जो 11th में पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग क्या था, एमओटी में हमने देखा था दो परमाणुीय कक्षक, जैसे मैंने 1s और 1s लिए तो 1s अतिव्यापित होकर दो परमाणुीय कक्षक हैं, दोनों अतिव्यापित होकर दो ये आणविक कक्षक बने हैं, इसे बोलेंगे बीएमओ बंधीय अणु कक्षक, इसे बोलेंगे एबीएमओ प्रतिबंधीय अणु कक्षक। एक आपको याद रखना है, अगर दो परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित हुए हैं, दो परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित हुए तो उससे दो अणु कक्षक बनेंगे, जिसमें से एक क्या होगा निम्न ऊर्जा स्तर का, एक उच्च ऊर्जा स्तर का, निम्न वाला बीएमओ उच्च वाला एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने पढ़ा था सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s इस तरह का पढ़ा था, तो उसी से संबंधित हमको ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि विभिन्न परमाणुीय कक्षक निम्नलिखित नियम के अनुसार अतिव्यापित होते हैं। ये जो अब मैं पढ़ाने वाली हूँ कुछ परमाणुीय कक्षकों के नियम के बारे में, तो उसके आधार पर बताया गया है कि परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन होकर आणविक कक्षक कैसे बनते हैं। तो हम नियम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट नियम जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट नियम क्या है, ये रहा, इसको मैं फर्स्ट कर देती हूँ कि जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। जैसे हमने दो परमाणुीय कक्षक, एक दो एग्जाम्पल लेके देखती हूँ मैं। अगर मैंने लिया H2 का हाइड्रोजन 1s 1 ऐसा एक और हाइड्रोजन 1s1, इसका मतलब है इसका इस हाइड्रोजन का एक कक्षक 1s और इस हाइड्रोजन का 1s, तो मैंने एक 1s ये ले लिया, एक 1s, तो ये परमाणु कक्षक हो गए। अब इस H से हमें क्या बनाना है, H2, तो दोनों अतिव्यापित होंगे। तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया, ठीक है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होंगे, जिससे अणु कक्षक, तो उससे दो अणु कक्षक बनेंगे, दो से दो बनेंगे, ठीक है, चार से चार बनते, ठीक है। तो जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होते हैं उतने अणु कक्षक बनेंगे, दो अतिव्यापित हुए तो दो अणु कक्षक बनेंगे, जिनमें से आधे निम्न ऊर्जा स्तर के, आधे उच्च ऊर्जा स्तर के। जो निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं उन्हें बंधीय अणु कक्षक, और जो उच्च ऊर्जा के स्तर के होते हैं उन्हें प्रतिबंधी अणु कक्षक या एबीएमओ कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सेकंड नियम ये है, सेकंड रूल इज अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षक, जो हमने परमाणुीय कक्षक जो परमाणुीय कक्षक हैं जिनका अतिव्यापन करवा रहे हैं, उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक होने चाहिए, जिनका क्या होता है, अतिव्यापन होता है। चलो हम देखते हैं। ये मैंने लिया, जैसे मैंने H2 बनाना है मुझे, तो मैंने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का 1s हम ये नहीं कर सकते, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और लेते, ये यहाँ 1s ले लेते हैं और यहाँ 3s, तो 1s का ऊर्जा स्तर कम निम्न ऊर्जा स्तर होता, 3s का उच्च ऊर्जा स्तर होता, तो ये कभी भी अतिव्यापित नहीं हो सकते। तो ये क्या है सेकंड पॉइंट, जो परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होंगे उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा में अंतर सहसंयोजक बंध में आयनीय गुण के बारे में बताता है। देखो अगर मैं स्टेटमेंट को लिखूं तो देखो क्या लिखेंगे कि हमने अतिव्यापन में जो परमाणु में पूरा लिख देती हूँ, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा में अंतर
सह संयोजक बंध में आयनिक गुण के बारे में बताता है। मतलब ये है, जैसे अगर हमने इसकी बात करें तो उसमें भाग लेने वाले कक्षक कौन से हैं? एक ये वाला 1s और ये वाला 1s। ठीक है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट लिखा है, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा में अंतर। जैसे अगर मैंने परमाणुवीय कक्षक 1s लिया है तो इनकी ऊर्जा में अंतर कितना होगा? 0। तो ऊर्जा में अंतर सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण के बारे में बताएगा। तो ये बताएगा अगर 0 है तो इसका मतलब है जो सहसंयोजक बंध बन रहा है उसमें आयनिक गुण क्या है? नो, नॉट प्रेजेंट। अर्थात 0 होने की कंडीशन में सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण नहीं है। हम मान लेते हैं इनका अंतर आ रहा है 1 मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि जो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का लिया तो इसमें ये सहसंयोजक बंध बन रहा है, इसमें तो आयनिक गुण प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, इसी तरह कोई भी ऐसा अणु हो जिसमें परमाणुवीय कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम से कम 1 हो तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक गुण उपस्थित होता है। तो ये इस पॉइंट के बारे में बताता है। आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं लिखती हूँ पहले फिर उसको सब करवाऊंगी। परमाणुवीय कक्षकों के समान ही अणु कक्षकों अणु कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक तरंग फलन साइन के द्वारा निरूपित किया जाता है। मैं कंप्लीट करती हूँ इसे। तथा इसे परिभाषित करने के लिए निश्चित क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनसे इनकी ऊर्जा तथा आकृति के बारे में पता चलता है। ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक तरंग फलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो कि क्या है? साई तरंग फलन के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स चाहे परमाणु के हों या चाहे अणु के हों, तो इनको निरूपित करने के लिए तरंग फलन क्या यूज किया जाता है? ये साई तरंग फलन यूज किया जाता है। और इस साई को प्रदर्शित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनसे इनकी ऊर्जा तथा आकृति के बारे में पता लगता है। तो ये क्वांटम संख्या कहाँ हेल्प करती हैं? साई अर्थात परमाणु व अणु की तरंग फलन को परिभाषित करने में ये क्वांटम संख्या
प्रदर्शित करती हैं, जिससे हम उनकी ऊर्जा व आकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को किसके द्वारा प्रदर्शित करना होगा? साई। साई क्या है? एक तरंग फलन है। तरंग फलन जिसके द्वारा तरंग फलन साई से प्रदर्शित किया जाता है, और इस तरंग फलन को परिभाषित करने के लिए निश्चित क्वांटम संख्या होती है, जिनसे क्या पता लगता है? इनकी ऊर्जा व आकृति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिफ्थ, परमाणुीय कक्षकों के समान ही अणु कक्षकों को भी, एक मिनट तो रिपीट हो गया, इस पॉइंट पे बताया गया है कि परमाणु कक्षक के समान ही अणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन घनत्व को साई स्क्वायर के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या बताया? कि अभी मैंने बताया था कि अगर परमाणु कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करना है तो भी साई तरफ का यूज करना है। अगर अणु के इलेक्ट्रॉन्स को और परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु हो चाहे अणु हो, अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स का तरंग फलन देखें तो क्या होता है? साई। इसी तरह बताया गया है, चाहे परमाणु हो और चाहे अणु हो, उनके इलेक्ट्रॉन्स घनत्व किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? साई स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित व्यक्त किया जाता है। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स पॉइंट पे पहुंचते हैं। सिक्स पॉइंट है कि एक अणु के प्रत्येक आणविक तरंग फलन साई की निश्चित ऊर्जा होती है तथा अणु की कुल ऊर्जा का मान उसके अणु कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा के योग में से इलेक्ट्रॉन्स अंतरक्रिया की ऊर्जा को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। पॉइंट को समझते क्या लिखा है पॉइंट? एक अणु के प्रत्येक आणविक कक्षक प्रत्येक आणविक तरंग फलन, तो एक अणु के प्रत्येक आणविक तरंग फलन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के तरंग फलन को हमने साई से प्रदर्शित किया है। तो साई की निश्चित ऊर्जा होती है, आप सभी जानते हैं साई की निश्चित ऊर्जा होती है, तथा अणु की कुल ऊर्जा का मान उसके अणु कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के योग में से इलेक्ट्रॉन्स अंतरक्रिया की ऊर्जा को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब ये है कि हमें किसी अणु की कुल ऊर्जा का मान निकालना है। क्या निकालना है? अणु की कुल ऊर्जा निकालनी है। कुल ऊर्जा को निकालने से पहले आपको बता दिया गया है कि एक अणु में प्रत्येक आणविक तरंग फलन साई की निश्चित ऊर्जा होती है। मतलब प्रत्येक आणविक तरंग फलन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन साई की निश्चित ऊर्जा होती है। अगर हम मानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन के अनुसार उसके तरंग फलन की 5 गुना 5 मल्टीप्लाई करके उतनी ऊर्जा निकलेगी। तो आप सीधे समझो कि हमें एक अणु की कुल ऊर्जा का मान निकालना है। तो एक अणु की कुल ऊर्जा का मान
इसके बराबर होता है कुल ऊर्जा का मान उसके अणुकक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स, तो कुल इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा निकालेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अंत्य क्रिया करने से जो ऊर्जा इन्वेस्ट हुई है, जो ऊर्जा खर्च हुई है, उसको माइनस कर दो। इलेक्ट्रॉन अंत्य क्रिया, इलेक्ट्रॉन्स की जो अंत्य क्रिया चल रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में आकर्षण, तो उसकी अंत्य क्रिया होगी। तो जो अणु में इलेक्ट्रॉन्स, कुल इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में से अगर जो इलेक्ट्रॉन्स की अंत्य क्रिया उसकी ऊर्जा को घटा दिया जाए तो हमें अणु की कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो 6 पॉइंट हमें अणु की कुल ऊर्जा को आइडेंटिफाई करना सिखाता है कि कुल इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा में से इलेक्ट्रॉन्स की अंतर क्रिया की ऊर्जा को घटा दिया जाए तो हमें अणु की कुल ऊर्जा के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। 7 पॉइंट ये है, वेट 7 पॉइंट लिखती हूँ मैं थोड़ा, तब अच्छे से समझ में आ पाएगा। परमाणुीय कक्षकों के समान अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भी, मैं इनको नियम्स को हाईलाइट कर देती हूँ, हाईलाइट, इलेक्ट्रॉन ऑफ बाउ, इलेक्ट्रॉन ऑफ बाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। अर्थात पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार, एक साथ ही लिखिए, तथा एक और नियम है कुंड के अधिकतम बहुता के नियम के अनुसार होता है। इस पॉइंट में बताया गया है कि जिस तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उसी तरह अणु कक्षकों में भरे जाते हैं, और अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय, जिस तरह परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉन अपवाह नियम, पाउली के अपवर्जन नियम, हुंडी के अधिकतम बहुता का नियम यूज किया जाता है, उसी समान अणु कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए इन नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि परमाणविक कक्षक हमें पता चल जाएगा कि हमें जिस तरह से परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए नियमों का प्रयोग किया था उसी तरह से अणु कक्षकों में करना है। तो ये नियम क्या है, उनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपवाह नियम। इलेक्ट्रॉन अपवाह नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरेंगे और फिर बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो कोई भी समान क्वांटम संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकता। मतलब ये है कि अगर मैंने एस का कक्षक लिया, एस में एक ही होता है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से भर रही हूँ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी इस स्थिति में नहीं रह पाएगा। किस तरह से उससे होता है, उसका चक्रण चेंज हो जाता है, ये बताया था। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है, पाउली का अपवर्जन नियम ये बताता है कि समान स्थिति में
समान क्वांटम संख्या की स्थिति में वो एक ही कक्षक में उपस्थित नहीं रह सकते। कौन? इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम फर्मियंस भी कह सकते हैं। देखो इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट बचा हुंड के अधिकतम भोक्ता का नियम। ये हुंड का अधिकतम भोक्ता का नियम ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भरना है। पहले 1 2 3 4 5, फिर उसका युग्मन करना है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में आप समझ गए होंगे, डिटेल में आप पहले भी काफी पढ़ चुके हैं, पर मैंने आपको रिमाइंड करवाया है कि इलेक्ट्रॉन अपवाह, पाउली अपवर्जन और हुंड का नियम क्या होता है। ठीक है, अब अंतिम लास्ट पॉइंट ये है, 8th पॉइंट, कि अतिव्यापन में केवल वही परमाणुवीय कक्षक भाग ले सकते हैं, केवल वही कक्षक भाग ले सकते हैं जो सम्मित होते हैं। कैसे होते हैं? तो हमें सम्मित होते हैं, तो हमें सम्मिति का भी ध्यान रखना है कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक सम्मित होने चाहिए, असम्मित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो ये किसके पॉइंट हैं कि अगर कोई भी दो परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं और अतिव्यापन से अगर वो आणविक कक्षक बना रहे हैं, तो आणविक कक्षक के बनते समय इन नियम्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट नियम था, जितने परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापित होते हैं उतनी आणविक कक्षक बनेंगे। सेकंड था, परमाणुवीय कक्षक जो परमाणु कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, अतिव्यापन उन्हीं में होता है। थर्ड था, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा में अंतर सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण के बारे में बताता है। अगर हमें किसी सहसंयोजक बंध में उसके आयनिक गुण के बारे में पता लगना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा में अंतर देखकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ था, परमाणु कक्षकों के समान ही अणु कक्षकों में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक तरंग फलन साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसे परिभाषित करने के लिए निश्चित क्वांटम संख्या होती है, और क्वांटम संख्या के द्वारा हमें पता लगता है कि इसकी ऊर्जा क्या है और आकृति कैसी है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बताना है तो उसे हम साई स्क्वायर का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट था, अणु की कुल ऊर्जा कैसे पता लगा सकते हैं? कुल इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा में से इलेक्ट्रॉन्स की अंत्यक्रिया करने पर जो ऊर्जा इन्वेस्ट होती है उसको माइनस कर दो। और फिर इसके बाद था, हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन अपवाह सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और उनके अधिकतम भोक्ता के नियम का प्रयोग करना होता है। और अंतिम ये है कि अतिव्यापन में केवल वही परमाणु कक्षक भाग लेते हैं जो उनकी समिति होती है, सम्मित होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यू पॉइंट स्टार्ट करते हैं, विच इज हेडिंग परमाणुवीय कक्षकों से अणु कक्षक निर्माण की संकल्पना। हम परमाणु कक्षकों की से अणु कक्षक को निर्माण करना है, तो हम किस संकल्पना का यूज किस तरह से करेंगे जिससे हम परमाणु कक्षकों से अणु कक्षकों का निर्माण कर सकें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो परमाणु कक्षकों से अणु कक्षक निर्माण की संकल्पना है, यह संकल्पना परमाणु कक्षकों के LCAO मेथड पर आधारित है। कौन सी मेथड पर आधारित है? LCAO मेथड पर आधारित है। LCAO का फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग विधि। अगर हम परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोग करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, LCAO मेथड। तो यह संकल्पना LCAO मेथड पर आधारित है। इस संकल्पना के अनुसार हमें क्या मानना है, हम मानते हैं कोई दो परमाणु है, एक परमाणु है A और दूसरा परमाणु है B। इस संकल्पना के अनुसार हम मानते हैं कोई दो परमाणु A व B हैं। तो अगर हमें इसके तरंग फलन को प्रदर्शित करना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के तरंग फलन, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को साई से प्रदर्शित करेंगे और डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको साई A दे देंगे और इसके साई B। तो परमाणु A में इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनके तरंग फलन को साई बोल दो, या फिर बोल दो परमाणु A का तरंग फलन है साई A। तो इसका बोलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के तरंग फलन की ही बात की जा रही है। तो परमाणु A का तरंग फलन है साई A, परमाणु B का तरंग फलन है साई B। जब ये दोनों परमाणुवीय कक्षक आपस में क्या करेंगे, ये दोनों ही रेखीय संयोग, क्या करवाना है इनका, रेखीय लीनियर रेखीय संयोग, जब ये दोनों परमाणु आपस में रेखीय संयोग करते हैं तो मैंने आपको बताया कितने परमाणु जुड़ रहे हैं, दो परमाणु अतिव्यापित हो रहे हैं, दो परमाणु। तो आपको याद रखना है अणु, दो परमाणु कक्षक आपस में जुड़ रहे हैं तो दो अणु कक्षक ही बनेंगे। कितने दो अणु कक्षक बनेंगे, दो अणु कक्षक। दो परमाणु, एक परमाणु का एक परमाणु कक्षक, दूसरे परमाणु का दूसरा परमाणु कक्षक, दोनों अतिव्यापित कर होंगे तो उससे आणविक कक्षक तो बनेंगे, लेकिन उनकी संख्या भी परमाणु कक्षक के बराबर होगी। ठीक है, तो आगे सुनो क्या बता दिया मैंने, दो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से दो अणु कक्षक बनेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बनते हैं तो उनके तरंग फलन को परमाणुवीय कक्षकों के योग व अंतर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है कि मैंने जैसे बताया था, ये एक परमाणुवीय कक्षक, ये दो परमाणु कक्षक, मानते हैं ये 1s है और ये 1s है, इनके अतिव्यापन से एक ऊपर वाला बनेगा और दूसरा नीचे वाला। मैंने आपको बताया था एक निम्न ऊर्जा का BMO होता है, इसे ABMO कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों, इसका और इसका तरंग फलन मानते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स का भी साई है, इसके इलेक्ट्रॉन्स का भी साई, इसका साई A मान लेते हैं, इसका साई B मान लेते हैं। इन दोनों के अतिव्यापन से ये साई A हो गया और ये साई B हो गया। इन कक्षकों के अतिव्यापन से दो परमाणुवीय कक्षक बने हैं, एक निम्न ऊर्जा का और एक उच्च ऊर्जा का स्तर का। निम्न ऊर्जा वाला क्या होगा, BMO, उच्च ऊर्जा वाला ABMO। तो उसका तरंग फलन क्या होगा, साई, और जिसे हम क्या प्रदर्शित, किससे प्रदर्शित करेंगे, साई B फॉर BMO। और ऊपर वाले का क्या होगा, तरंग फलन साई स्टार लगा दिया, स्टार क्या प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिबंधी अणुकक्षक है। ठीक है, तो अब ये और ये किस तरह से बने उसको तरंग फलन के रूप में प्रदर्शित करना है। जैसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे अगर रेखीय संयोग द्वारा इनका अतिव्यापन से बनाए तो देखो, एक बना साई B, तो साई B, तो साई B कब बनता है, आपको याद रखना है इक्वल्स टू साई A प्लस साई B। एक मिनट, साई B या B फॉर बॉन्डिंग के लिए या ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना, ये तो अणु कक्षक के लिए, और ये इनको मैं कैपिटल में लिख देती हूँ, साई A। नोट्स में अगर स्मॉल में है तो आप कैपिटल कर देना, साई A साई B। तो ये तो हो गया बॉन्डिंग के लिए। दूसरा क्या बना था, साई स्टार बना था। तो साई स्टार बनता है जब इन दोनों का अंतर अतिव्यापन होता है। क्या होता है, अंतर अतिव्यापन। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं, जब परमाणुवीय कक्षकों का साई A साई B, जब परमाणुवीय कक्षकों का योग अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन दोनों में योग अतिव्यापन होता है, तो उस कंडीशन में ये वाला परमाणुवीय कक्षक बनता है। कौन सा वाला, निम्न ऊर्जा बंधी अणु कक्षक बनता है, जिसे BMO कहते हैं। कब, योग अतिव्यापन से। और जब अंतर अतिव्यापन बंद होता है तो क्या बनता है, साई स्टार, प्रतिबंधी अणु कक्षक, जो क्या है ये। तो दोनों कब बने हैं, परमाणुवीय कक्षकों का जब अंतर अतिव्यापन होगा तो प्रतिबंधी बनेगा और योग अतिव्यापन होगा तो बंदी बनेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, अब ये हो गया, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद
अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गई। समीकरण एक को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, देखो क्या करेंगे। समीकरण एक था, या तो मैं लिख दूं साई बी, या फिर मैं लिख सकती हूँ साई एम ओ। एक ही बात, तो साई एमओ, एमओ मतलब बंधी अणुकक्षक का तरंग फलन। कब क्या था आपको याद रखना है, साई ए और साई बी दोनों का योग अतिव्यापन था, योग अतिव्यापन से बने थे। तो इसको हमें दूसरी फॉर्म में प्रदर्शित करना है, तो हमें क्या करना है, एक हम मिश्रण गुणांक को लगा दें। मतलब ये है साई C1 साई ए प्लस C2 साई बी। ठीक है, C1 साई ए, C2 साई बी, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। या C1 व C2 क्या है, मिश्रण गुणांक है। क्या है, मिश्रण। हमने सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या किया है, इस हमने ये वाली टर्म, ये समीकरण एक को, और इसमें यहाँ पे भी C1 और यहाँ पे भी C1 का C2, यहाँ C1 यहाँ C2 का मल्टीप्लाई किया। ये है क्या है, मिश्रण गुणांक। ठीक है, अगर इस C1 और C2 की वैल्यू के बारे में बताना चाहूंगी, तो C1 और C2 की वैल्यू कब एक, दोनों की एक बार एक होती है, एक बार जीरो। जब इसकी एक होगी, जब इसकी जीरो, जब इसकी जीरो होगी तब इसकी एक होती है। वो कैसे, उसको समझते हैं कैसे। देखो फर्स्ट पॉइंट लिख रही हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट ए है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक ए, मतलब परमाणु ए का नाभिक ए, परमाणु ए उसका नाभिक ए बोलेंगे, नाभिक ए के नजदीक होता है, नजदीक होगा। जब इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक होगा, नाभिक ए के नजदीक होगा, तो C1 बराबर 1 और C2 बराबर 0। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक बी के नजदीक होगा, तो C1 बराबर 0 और C2 बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, दो नाभिक हैं, दोनों अतिव्यापित हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक ए के नजदीक होंगे तो C1 1 C2 0, और जब नाभिक बी के नजदीक होंगे तब C1 0 C2 1 हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं C1 व C2 की वैल्यू के बारे में। इसके बाद आगे, इसके अलावा दूसरी परिस्थिति के लिए C1 और C2 के मान समान या अलग अलग हो सकते हैं, जो परमाणु के प्रकार तथा उससे संबंधित साई ए व साई बी पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये बताया गया है, अगर इन्हीं स्थितियों के अलावा कोई स्थिति हो, माध्य स्थिति पे हो, ए से और बी से दूरी इलेक्ट्रॉन्स की बराबर हो, तो उस कंडीशन में C1 व C2 की वैल्यू अलग भी हो सकती है। अब हम इसका उदाहरण लेके चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, काफी क्लास हो चुकी है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।